प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने राख की रस्सी पाठ की कहानी को संक्षिप्त रूप से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा और पाठ के नए शब्दों का अभ्यास भी कर लिया होगा। तो आइए अब पाठ के कुछ नए शब्द, उसके अर्थ जानते हैं और उसके बाद पाठ का वाचन कार्य और अन्य कार्य किया जाएगा। तो पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है मशहूर, मतलब प्रसिद्ध, नामी। लोनपोगार बहुत अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर था। हाजिर जवाबी, तत्काल जवाब या उत्तर देने वाला। तपाक से, तुरंत जवाब या उत्तर देने वाला। रवाना, चले जाना, प्रस्थान करना। आप बीती, अपना या खुद का अनुभव, जो अपने आप पर खुद बीता हो उसे आप बीती कहते हैं। मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। लोग कहीं आते जाते हैं और कोई घटना उनके साथ होती है तो वो सुनाते हैं, तो उसे ही आप बीती कहते हैं। यकीन, विश्वास, भरोसा। मुश्किल, कठिन। मंजूर, स्वीकार। सिल, चट्टान। पत्थर, जैसे उस लड़की ने सिल पर 9 हाथ लंबी राख की रस्सी रखी और उसे जला दिया। रस्सी जल गई और राख के आकार की रस्सी बच गई। तो ये पाठ के कठिन शब्द और उसके अर्थ है। अब हम पाठ का वाचन शुरू करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे और इसी तरह से फिर पढ़ने का प्रयास करेंगे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोच विचार करने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उन्हें घर वापस भेज दिया। मतलब लोनपोगार के बेटे को लड़की ने 100 जौ के बोरे देकर घर भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं 100 भेड़ों को लेकर जाओ और जौ के 100 बोरे लेकर आओ।
एक बार निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव से मतलब बहुत गर्व से कि इस बार उसके पिता जरूर खुश होंगे। इस पर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लेकिन लड़की भी बहुत होशियार थी। उसने क्या शर्त रखी देखो। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह बच्चे, ये कहानी का वाचन हुआ। आप भी इसी तरह एक एक शब्द पर उंगली रख करके कहानी का वाचन करेंगे, मतलब कहानी को पढ़ेंगे। लेकिन आप बोल बोल कर अवश्य पढ़िएगा, मन में नहीं पढ़ना। आप बोल बोल कर पढ़ेंगे तो जहाँ गलतियाँ होंगी, आपके घर में जो भी घर के सदस्य होंगे वो सुनेंगे तो आपकी गलतियों को वो उसी समय सुधरवा देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आपको कुछ जगह दिया गया है। तो आप अपनी बात अगर कुछ कहना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा कि जब लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी लड़की से कर दिया तो क्या हुआ होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी मन की बात कि दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे होंगे और लोनपोगार धीरे धीरे होशियार और समझदार हो गया होगा और उसे दुनियादारी समझ में आने लगी होगी। आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं, अपने मन की बात। तो इस तरह हमने देखा कि राख की रस्सी पाठ जो है ये कितनी मज़ेदार कहानी है। तो आइए अब हम इस पाठ में जो कुछ कार्य दिए गए हैं उनको समझ लेते हैं ताकि आप इनके उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिख पाएँ। तो पहला शीर्षक है भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। सही बात है। तो इस वाक्य से 2 प्रश्न है कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। तो तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन, सीधेपन के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। साथ ही वो सोचते होंगे कि
मेरे बाद मेरे बेटे का जीवन निर्वाह कैसे हो पाएगा, वह इस दुनिया में कैसे जी पाएगा। दूसरा है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। ये आपको खुद से बताना है। थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि आप ये लिख सकते हैं कि अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो पहले लोन अपने बेटे को पढ़ाती लिखाती, थोड़ा होशियार बनाती, तब उसे कुछ जिम्मेवारी दे करके कहीं भेजती। आप अपने मन की भी लिख सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए और एक आधार देने के लिए मैं बता रही हूँ। इसके बाद है शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर 100 जौ के बोरे लाने के लिए शहर भेजा था, ताकि वह होशियार बन सके। इसके बाद प्रश्न है कि उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। वह आसपास के गांवों के बाजार में भी भेज सकता था, उसने शहर में ही क्यों भेजा। तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर में इसलिए भेजा क्योंकि शहर में रोजगार के साधन ज़्यादा होते हैं। शहर का बाजार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मंत्री ने अपने बेटे को शहर में ही भेजा। दूसरा अभ्यास कार्य है, पाठ में जो दिया गया है वो जौ एक तरह का अनाज है। जैसा कि हमने पाठ को पढ़ते समय देखा कि इसमें जौ का जिक्र आया है। तो जौ क्या होता है, एक अनाज होता है जिससे रोटी भी बनाई जाती है, जिसकी सत्तू भी बनाई जाती है, जिसे भूंजकर भी खाया जाता है। तो आपको और भी 4 अनाज के नाम लिखने हैं। गेहूँ दिया हुआ है, जौ दिया हुआ है, आपको और अनाज के नाम लिखते हैं। आप जो घर में खाते हैं, अपने अपने घरों में खाते हैं, या कुछ के बारे में आपने सुना भी है। जैसे आप अपने घरों में चावल खाते हैं, मकई खाते हैं, कुछ लोग ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं, चना खाते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के अनाज हैं। आप अपनी मर्जी से 4 अनाज के नाम यहाँ लिखेंगे। अब नीचे जो है कुछ व्याकरण संबंधी कार्य है। व्याकरण, जैसा कि मैं पहले भी समझाई हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है, वह माध्यम है जिससे हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, जिसकी सहायता से हम सही बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो गेहूँ और जौ दोनों अनाज है। गेहूँ भी अनाज है, गेहूँ भी अनाज है और जौ भी अनाज है। तो गेहूँ, जौ और अनाज ये तीनों क्या है, नाम है। नाम है तो क्या है, ये संज्ञा है, क्योंकि किसी चीज़ नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाज हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाज हैं, इसलिए गेहूँ और जौ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि हम जब गेहूँ कहते हैं तो हमारी नज़र के सामने गेहूँ का चित्र ही उभरता है। जौ कहते हैं तो जौ का ही चित्र उभरता है। जब हम चावल कहते हैं तो चावल का चित्र ही आता है। लेकिन जब हम अनाज कहते हैं तो हमारे सामने बहुत तरह के अनाज सामने में आ जाते हैं, नज़र के सामने। तो गेहूँ और जौ या कोई भी एक अलग अनाज वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि उससे हम केवल उसी अनाज के बारे में समझते हैं। और अनाज कहने से सारे अनाज का बोध होता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैं क्लास में आऊँगी और बोलूँगी, बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो, और तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं क्या पढ़ाती हूँ, तो एक बार तुम्हें ये सोचना पड़ेगा
कि मैडम किताब निकालने को तो बोल रही हैं, लेकिन कौन सी किताब निकालूं, हिंदी की निकालूं, इंग्लिश की निकालूं, ईवीएस निकालूं या मैथ्स की निकालूं। लेकिन मैं बोलूँगी कि बच्चे आप रिमझिम पुस्तक निकालिए, तो आप समझ जाएंगे कि मैडम हमें हिंदी की पुस्तक निकालने को कह रही हैं। तो इसी तरह नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। केवल आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो शब्द आप पढ़ेंगे देखेंगे कि वो कोई एक खास वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम है या वो नाम लेने से उस पूरी जाति का बोध होता है। तो जैसे आप देख लीजिए, पहला शब्द है लेह। लेह जो है ये एक जगह का नाम है। लेह एक स्थान है। तो जाहिर है कि जब ये एक स्थान का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है धातु, मेटल। धातु हम जब कहते हैं तो हर तरह के धातु का चित्र हमारे सामने उभरता है, चाहे वो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा। तो जब सारे धातु की सारी पूरी जाति का बोध हो रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। तो धातु जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह शेरवानी, शेरवानी जो है एक पहनने का पोशाक है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। भोजन, भोजन कहने से जितने भी प्रकार के भोजन है सभी का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तांबा, आपने देखा वहाँ धातु और यहाँ तांबा। धातु जातिवाचक, तांबा व्यक्तिवाचक होगा। खिचड़ी व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि वहाँ पर भोजन को हमने जातिवाचक कहा है। शहर जातिवाचक होगा क्योंकि यहाँ एक शहर का नाम है लेह, वो व्यक्तिवाचक है। हम पटना शहर में रहते हैं तो पटना व्यक्तिवाचक है और शहर जातिवाचक है। वेशभूषा, वेशभूषा कई तरह के होते हैं, इसलिए वेशभूषा, वेशभूषा कहने से किसी भी वेशभूषा का बोध होता है, तो वेशभूषा भी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमने जाना यहाँ कि किस तरह से हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं को अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको ऊपर लिखे हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद से लिखना है। बहुत बहुत आसान है ये। जैसे भोजन जातिवाचक संज्ञा है एक, और वहाँ डैश दे करके 3 किसी भोजन का नाम लिख दीजिए। खिचड़ी लिख दीजिए, खीर लिख दीजिए, पूड़ी सब्जी लिख दीजिए। तो ये हो गया भोजन के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुत ही आसान है करना, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आगे है बच्चे, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई? और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? मंत्री को यह बात इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि भेड़ों के बाल और सींग उतारने का काम उसके बेटे ने नहीं किया था। इस काम में उसके बेटे की कोई भी होशियारी नहीं थी, वो सारा काम उस लड़की ने किया था। यही काम अगर उस लड़की ने नहीं करके उसके बेटे द्वारा किया जाता तो उसको पसंद आता। आगे है सींग और जौ। मंत्री के बेटे ने और लड़की ने भेड़ों के बाल बेचे और भेड़ों के सींग बेचे, तो किसी ने तो उसे खरीदा होगा। तो क्यों खरीदा होगा? खरीदने वाले ने उसका क्या किया होगा? तो हम जानते हैं कि भेड़ों के बाल से, भेड़ों के बाल गर्म होते हैं और उससे तरह तरह के ऊनी पोशाक और ऊनी चीज़ें बनाई जाती है। और भेड़ों के सींग से सजावट के सामान, हथियार, औजार इत्यादि बनाए जाते हैं।
आगे एक अभ्यास और समझाया गया है किताब में, पता करने को दिया गया है। मैं समझा देती हूँ, आप इसे आराम से करेंगे और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर से पूछ लेंगे। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को तुम और किस तरह से कह सकते हो? चैन से जिंदगी चल रही थी। लोनपो गार पहले ही स्टेंजा में है कि ज़िंदगी चैन से चल रही थी, मतलब ज़िंदगी बड़े आराम से चल रही थी। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, चैन से चल रही थी मतलब आराम से चल रही थी। ज़िंदगी आराम से चल रही थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, मैं इसका उपाय बता देती हूँ। उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, उनकी अपनी चालाकी कोई काम नहीं आई। दूसरा है लोनपो गार का बेटा बड़ा होशियार। लोनपो गार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को चालाक और किसी को होशियार कहा जा सकता है? तो होशियार और चालाक में बच्चे फ़र्क है। होशियार वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए अपना काम करता है, वह होशियार होता है। वह अपने आप को भी बचाता है, वह होशियारी से अपने आप को भी बचाता है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करता है और दूसरे की भी भलाई उसमें छिपी रहती है। जैसे हम एक वाक्य के द्वारा इसे बता सकते हैं कि सैनिक होशियार रहते हुए दुश्मनों को मात देते हैं या दुश्मनों का सामना करते हैं। तो सैनिक होशियार रहते हैं ताकि वो अपनी भी रक्षा कर पाएँ और दुश्मनों को हरा भी पाए। तो ये हुआ होशियारी का काम। लेकिन चालाक जो होते हैं वो उनमें केवल अपना स्वार्थ रहता है। वो दूसरों का उससे नुकसान होगा इसकी चिंता उन्हें नहीं रहती है। जैसे रावण ने बहुत ही चालाकी से सीता का हरण कर लिया। इसमें रावण का अपना स्वार्थ था। यहाँ उसकी होशियारी नहीं है, यहाँ उसकी चालाकी है, यहाँ उसकी धूर्तता है। तो इस तरह से होशियार और चालाक में फ़र्क है। होशियार मतलब समझदार, बुद्धिमान, और चालाक मतलब धूर्त, चतुर। इसी तरह दो शब्द और है, भोला और बुद्धू। भोला और बुद्धू, भोला और बुद्धू में भी फ़र्क है। भोला मतलब सीधा साधा और बुद्धू का मतलब बेवकूफ़। अब इसको एक वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं। वह व्यक्ति इतना भोला है कि वह आसानी से किसी की बातों को मान लेता है। वह व्यक्ति इतना भोला है मतलब इतना सीधा साधा है कि वह आसानी से किसी की बातों में आ जाता है। और बुद्धू का मतलब बेवकूफ़। वह इतना बुद्धू है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसका नुकसान हो रहा है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से भोला का मतलब सीधा साधा और बुद्धू का मतलब बेवकूफ़। एक अंतिम प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? और अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे? तो लड़की को हम यहाँ समझदार भी कहेंगे और बुद्धिमान भी कहेंगे। समझदार इसलिए कहेंगे कि उसने बड़ी समझदारी से
लोनपोगार के बेटे की मदद की, 2 बार मदद की। और जब उसके पिता ने उसके सामने शर्त रखी तो उसने बड़ी बुद्धिमानी से उनके शर्त को भी पूरा किया। तो इस तरह से लड़की बुद्धिमान और समझदार दोनों थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी हमने जितना स्लाइड देखा उसमें से आप जो जो काम करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। उसके बाद पाठ के एक एक शब्द पर उंगली रखकर और बोल बोल कर पाठ को पढ़ना है और पाठ के नए शब्द और उसके अर्थ को अपने लेखन पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद पाठ पढ़ने के बाद आपको पाठ के जिन जिन शब्दों के हिज्जे मतलब स्पेलिंग कठिन लगे उनको बोल बोल करके अपनी कॉपी में अर्थात लेखन पुस्तिका में 3-3 बार लिख लेंगे। तो ये तो बच्चे हो गए आपको किताब से संबंधित बातें। अब कुछ अन्य अभ्यास कार्य भी आपके लिए है। आप आराम से काम को करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम एक ही दिन में कर लें। आप धीरे धीरे इस काम को करेंगे। यह है पाठ से संबंधित कुछ अन्य अभ्यास कार्य। नीचे लिखे जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें, जो कि मैं पहले भी आपको पाठ में जो अभ्यास दिया गया था उसके द्वारा समझाई थी। तो भोजन, शहर, धातु और पशु, इनके लिए आप 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। इसके बाद आपको व्याकरण संबंधी एक और काम करना है और इसको करने से आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा अर्थात आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। इनके विलोम शब्द मतलब कि उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखना है। चालाक, शहर, दुखी, पिछला, मशहूर, मारना, खरीदना, मुश्किल, इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। इसके बाद आपको पाठ से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसके उत्तर लिखने हैं। लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार किस बात से चिंतित थे? लोनपोगार किस चीज़ के लिए मशहूर थे? लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा? मैं इसके उत्तर नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपको ये खुद से करने हैं। इसके बाद है पाठ से ही संबंधित कुछ अभ्यास। किसने कहा, किससे कहा। इससे ये पता चलेगा कि आपने पाठ का वाचन सही तरीके से किया है या नहीं। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। किसने कहा, किससे कहा। तो ये लोनपोगार ने कहा था और अपने आप से कहा था। कोई वहाँ और कोई सुनने वाला नहीं था, वो खुद सोच रहा था ये बात। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। ये किसने कहा? लोनपोगार ने कहा और अपने बेटे से कहा। अब आगे का जो 3 वाक्य है उसके लिए आप खुद से बताएंगे कि क्या करना है, क्या, किसने कहा और किससे कहा। और अंत में एक काम और है आपके लिए, वो है रचनात्मक कार्य। आपको अपनी सोच से कहानी को आपने जो पढ़ा है इसके आधार पर आपको ये काम करना है कि लोनपोगार और उसके बेटे के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना है। तो बच्चे इस तरह से ये पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य, वाचन कार्य
आपने देखा, सुना और समझा। आप इसका अभ्यास आराम से धीरे धीरे करेंगे और इसके बाद भी आपको कहीं कोई परेशानी होगी तो आप हमसे पूछेंगे। धन्यवाद बच्चे।